हाँ जी। नमस्कार जी। आज से हम गद्यांश की व्याख्या शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बिंदु है यहाँ पे। आप 15 में से यदि थोड़ी मेहनत ज्यादा करोगे तो 11-12 अंक, यदि 20 में से आया तो 15 अंक भी ले सकते हो बड़े आराम से। तथा इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो आज हम नियम करेंगे वहां से आपको शायद आज बहुत सारी नई चीजें भी पता चले, हो सकता है। तो वहां पे जरूरी क्या होगा कि आपको नियमों के अनुसार ही अपना उत्तर लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी समस्या की वजह से ज्यादातर छात्रों के साथ क्या होता है कि वो 20 में से 8-9 अंक प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है गद्यांश की व्याख्या में करना क्या है। ठीक है, तो पहले नियम समझिए आराम से। नियम समझने में चाहे आधा घंटा लग जाए, परंतु उसके बाद आपके लिए ये विषय बहुत आसान होने वाला है। हो सकता है कुछ कुछ बातें आपको शुरू शुरू में समझ ना भी आए, तो उस स्थिति में आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझसे पूछिए, बार बार पूछिए आज हैंड रेस करने के बाद। परंतु एक बार नियम समाप्त होने के बाद आपके पूरे मस्तिष्क में वो नियम अच्छे से स्पष्ट हो जाने चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आपको पुस्तकों में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। उसके अतिरिक्त ज्यादातर छात्र गलती क्या कर बैठते हैं, गद्यांश की व्याख्या में वही बात दोबारा से लिख देते हैं, शब्दों में भी बदलाव नहीं करते। तो उन सभी नियमों पे आइए अब हम गहन अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं जी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी आज का हमारा बिंदु, गद्यांश की व्याख्या। मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर रहा हूँ जी। हाँ जी। अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे सभी छात्र। हाँ जी। तो आइए शुरू करते हैं जी गद्यांश की व्याख्या। गद्यांश का अर्थ होता है पैराग्राफ। ठीक है जी। सबसे पहला नियम नंबर 1 लिखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है। लिखिए, गद्यांश में तथ्य अर्थात फैक्ट, कोमा उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल, मुहावरे अलग करने। कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि यदि कोई तथ्य दिया है गद्यांश में, तो व्याख्या में लिखिए कि रचनाकार ने ये तथ्य पेश किया है, ये तथ्य प्रस्तुत किया है। यदि कोई उदाहरण दी है गद्यांश में, तो आप पहले लिखिए कि इस उदाहरण द्वारा रचनाकार, जो इसका राइटर है, वो कहना क्या चाहता है। ये बात आपको शायद पहले ना पता होगी, परंतु आज से आपने इस बात का ध्यान रखना है। कोई मुहावरा भी दे सकता है वहां पे, हो सकता है किसी का कोट आ जाए, विचार आ जाए। ठीक है, विचार भी लिख लीजिए इसमें। तो इन सब बिंदुओं को जब व्याख्या में लिखेंगे तो उसको बताएंगे व्याख्या में कि ये तथ्य है, ये उदाहरण है, ये मुहावरा है, ये विचार है। इससे आपको फायदा क्या होगा, लाभ क्या प्राप्त होगा। आपकी जो गद्यांश की व्याख्या है वो बहुत स्पष्ट हो जाएगी। पढ़ने वाले को समझ आएगा, अच्छा अब आप इस तथ्य पे बात कर रहे हो, इस उदाहरण पे बात कर रहे हो। तो सबको समझ आ गया जी। हाँ, तथ्य उदाहरण कैसे पता चलेगी वो मैं आपको प्रश्न के साथ साथ बताता चलूंगा। वैसे आपको पता होगा, कोई बात पढ़ के आप बता सकते हो ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो बात हर जगह लागू होती है, सबको पता है, वो है तथ्य, फैक्ट। उदाहरण आप समझ जाओगे पढ़ते कि फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तथ्य को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण का प्रयोग किया गया है। यदि किसी का विचार होगा, कोट होगा, तो वो इन्वर्टेड कोमा में होगा, उसको पहचानना बहुत आसान है। मुहावरा भी आप देखते ही समझ जाओगे। सबको पहला नियम समझ आया कि आपने क्या करना है जी, बताइए जल्दी। ठीक है, दूसरा नियम लिखिए, गद्यांश में
3 से 7 शब्द कठिन हो सकते हैं। इनके स्थान पर सरल पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कुछ कुछ शब्द होंगे, आपको पता चलेगा जब आप गद्यांश करेंगे कि मेंस में जब प्रश्न आता है उसमें 3 कम से कम शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ सबको नहीं पता होता। नहीं भी पता होगा क्या कीजिए, उस शब्द पे उंगली रख के पूरा वाक्य दोबारा पढ़िए, आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा। क्योंकि फ्लो में होंगे जब आप पढ़ोगे। उस शब्द पे उंगली रख लीजिए, छुपा दीजिए उसको, फिर पढ़िए पूरा वाक्य, आपको साफ साफ पता चलेगा उस शब्द का अर्थ क्या है। आप उसी शब्द को दोबारा प्रयोग मत कीजिए, उसके स्थान पर सरल शब्द का प्रयोग कीजिए जो पढ़ते ही समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। नियम नंबर 2 सबको स्पष्ट हुआ, बताइए। ठीक है, जी तीसरे सर। नियम पे आइए जी। देखिए, यदि गद्यांश में एक ही तथ्य पर अलग अलग वाक्यों में चर्चा की गई हो, मान लो वो सच्चाई पे कोई गद्यांश है, पहली पंक्ति में सच्चाई के बारे में लिखा, फिर उसके बाद ईमानदारी पे शुरू हो गया, 4 पंक्तियों बाद फिर सच्चाई पे वापस आ गया। तो आपका काम क्या है गद्यांश में, यदि अलग अलग वाक्यों में एक ही तथ्य लिखा है तो जब आप उत्तर लिखोगे तो एक बार में ही उस तथ्य के ऊपर सारी जानकारी दोगे आप। इसका मैं जब चित्र बनाऊंगा आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। यदि गद्यांश में एक ही तथ्य पर अलग अलग वाक्यों में चर्चा की गई हो तो उस तथ्य को तो उस तथ्य की व्याख्या एक बार में ही लिखी जाएगी। बताइए, समझ गए? मान लो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आपका प्रश्न है, 2 टॉपिक है, कोई कुछ ऐसे आपको दे दिया, आपका उत्तर कैसे होना चाहिए। जब एक विषय तो एक विषय, जब दूसरा विषय तो दूसरा विषय। चित्र से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 2 विषय है, योग है, ठीक है, दूसरा प्लस माइनस, समझ लो। तो प्लस माइनस अगर अगला अलग करके लिखा तो आपका अर्थ है, जब आप प्लस पे चर्चा कर रहे हो, योग पे चर्चा, योग कहते हैं, योग का चिन्ह कहते हैं, तो केवल उसी पे लिखिए। ठीक है, जब कम करने की बात हो रही है तो केवल उसी पे चर्चा कीजिए, तो आपका उत्तर स्पष्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है खिचड़ी बनी हुई है कि आप दाल ढूंढ रहे हो चावल ढूंढ रहे हो, नहीं, दाल अलग चावल अलग, एक तरीके से। तो नियम नंबर 3 था जी। और ऐसा होता भी है आपके गद्यांश में, कई बार होता है, जब आप पढ़ोगे देखोगे भी। नियम नंबर 4 लिखिए जी। लिखिए, आप अपने उत्तर में किसी महान व्यक्ति के विचार का उल्लेख कर सकते हो। उल्लेख होता है मेंशन, विचार होता है कोट। इससे उत्तर बहुत सुंदर बन जाता है। अब तक आपको ये पता होगा कि निबंध में हम कोट्स लिखते हैं, परंतु गद्यांश में भी लिखे जा सकते हैं। मान लो हिंसा के ऊपर आपको एक गद्यांश आ गया, उसका अंत सबसे अच्छा कैसे होगा, महात्मा गांधी जी की पंक्तियों के साथ, यदि आंख के बदले आंख लेने की रीति का पालन सारा संसार करने लगेगा तो सारा संसार ही अंधा हो जाएगा।
तो इस तरीके से भी आप कोट अंत में लिखो, पहले नहीं लिखना आपने। जब आपका पूरा उत्तर समाप्त हो गया या फिर पैराग्राफ समाप्त हो गया, मान लो पहले हिंसा के ऊपर है फिर अहिंसा के ऊपर, तो पहले हिंसा के बारे में कोट लिखिए, फिर अहिंसा के बारे में। जब पैराग्राफ खत्म हो तो ये अंत में लिखना है, ये साथ में लिखना। ये कार्य गद्य के अंत में ही करें। ये नहीं आपका उत्तर कोट से शुरू हो रहा है, वो गलत उसका संदेश जाएगा। नियम नंबर 4 सबको समझ आया? ठीक है, नियम नंबर 5 पे चलते हैं जी, क्योंकि ये नियमों वाला विषय है, इसमें पढ़ना ज्यादा समझना कुछ नहीं है। नियमों के साथ चलोगे बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, 20 में से 15 भी प्राप्त करोगे यदि लिखावट अच्छी हुई। नियम नंबर 5 लिखिए जी। अपने उत्तर को स्पष्ट बनाने हेतु, माफ कीजिए, अपना उत्तर, उत्तर के साथ को नहीं आ सकता, पता है ना सबको, जिन्होंने मेरे साथ वाक्य शुद्धि की है। अपने उत्तर को अशुद्ध है, अपना उत्तर स्पष्ट बनाने हेतु या स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित पंक्तियों का प्रयोग कीजिए। टेम्पलेट जिसको आप कहते हैं। जैसे पहला है, रचनाकार जी ने ये तथ्य प्रस्तुत किया है। रचनाकार के साथ जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि यदि वही टीचर हुआ, उसी का लिखा हुआ पैराग्राफ हुआ जो उसने पेपर में डाला, ऐसा होता भी है कि जो टीचर पेपर डाल रहे हैं ना, यही ऐसा प्रश्न है जिसमें वो अपना कुछ डाल सकता है, वरना ट्रांसलेशन उसका अपना नहीं होगा प्रश्न, व्याख्या किसी और कवि की होगी, निबंध भी विषय उसके अपने नहीं होंगे। परंतु ये एक ऐसा विषय है जहां पर ऐसे प्रश्न में वो अपना कोई पैराग्राफ आपको पेपर में दे सकता है हिंदी भाषा का। तो रचनाकार के साथ जी जरूर लिखिएगा, उसको सम्मान महसूस होना चाहिए कि हाँ, छात्र मुझे सम्मान दे रहा है। बार बार रचनाकार रचनाकार लिखोगे, उसको शायद ये महसूस हो कि आप सम्मान नहीं कर रहे हो उसका। तो रचनाकार के साथ जी का प्रयोग अवश्य कीजिए, चाहे कविता है चाहे गद्यांश है। ठीक है, दूसरा लिखिए जी। रचनाकार का मानना है, यदि कोई ऐसी बात है जिसपे सभी लोग सहमत नहीं होंगे, तो आप लिख सकते हो रचनाकार का मानना है, मतलब आपका नहीं, ये रचनाकार का ओपिनियन है। ओपिनियन को हिंदी में क्या कहते हैं? सोच, मत। विचार, मत। मत। मत कहते हैं, मत। ठीक है, अगला ये जो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेखक के दृष्टिकोण में। दृष्टिकोण भी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पर्सपेक्टिव। ठीक है, और यदि उदाहरण हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस उदाहरण के माध्यम से। माध्यम के साथ से ही लगेगा या द्वारा। रचनाकार जी यह सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी होगा वो आगे चल जाएगा। बताइए, सबको समझ आया? तो ऐसी पंक्तियां और भी हो सकती है, आप खुद बना सकते हो, तो इनका प्रयोग अवश्य कीजिए, ताकि ऐसा लगे कि आप गद्यांश की व्याख्या कर रहे हो, ना कि अपनी सोच की। इससे होता क्या है, आप कनेक्टेड रहते हो, जुड़े हुए रहते हो प्रश्न से, और शिक्षक को भी ये समझ आता है कि छात्र गद्यांश की व्याख्या कर रहा है, ना कि अपनी सोच मुझे बता रहा है। छठा नियम लिखिए जी। जो गलती माफ नहीं की जाती, प्रश्न में काल का ध्यान अवश्य रखिए। काल मतलब टेंस। एग्जाम प्रेशर में यहाँ पे बहुत गलती होती है जी, बहुत ज्यादा।
कि वो बात कर रहा है भूतकाल की, आप वर्तमान काल में उत्तर लिख रहे हो। समझ गए? ये अनुवाद में भी काम आएगा हमारे नियम। ये नियम अनुवाद के लिए भी ऐसे ही लागू होता है। यदि भूतकाल में आपको ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है ना, तो हिंदी भाषा में जब अनुवाद करो उसको भूतकाल ही रहने दो, वर्तमान या भविष्य ना बनाओ। गद्यांश में भी कई बार आप जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर में आकर गलती कर बैठते हो, काल ही बदल देते हो। उससे होता क्या है, वो जो आपका उत्तर है ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है। उस समय तो पढ़ने में ठीक लगेगा, परंतु जब टीचर पढ़ेगा ना तो वो समझ पाएगा कि आपने काल ही बदल दिया। तो यहाँ पे कम से कम 5 अंक कटते हैं इस गलती को करने पर। ठीक है, आगे आइए जी। नियम नंबर 7, अंतिम नियम। देखिए, यदि प्रश्न में क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है जी? रीजनल लैंग्वेज। डायलेट लिख लो, लोकल लैंग्वेज लिख लो, ठीक है, वर्नाकुलर डायलेक्ट लिख लैंग्वेज। लो। ये लीजिए, बिल्कुल आपकी सबकी बातें ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग या अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो तो उत्तर में केवल हिंदी भाषा के शब्द ही लिखें। ऐसा कभी हरियाणा द्वारा किया नहीं गया। क्षेत्रीय भाषा के शब्द तो आ चुके हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा के नहीं है। मान लो अंग्रेजी भाषा के शब्द दे रहा है आपको, जैसे मैंने आज पहले फर्स्ट मॉक टेस्ट जब आप मेरा दोगे, जिन्होंने नहीं दिया है सिलेबस पूरा करने के बाद वहां पे होगा ऐसा प्रश्न। पेंटिंग लिखा होगा वहां पे, ड्राइंग लिखा होगा, तो पेंटिंग को आप चित्रकारी लिखिए। समझ गए ना, ड्राइंग को चित्रकारी लिखिए, ना कि आप भी हिंदी में पेंटिंग लिखने बैठे हुए हो उत्तर में। तो यदि प्रश्न में क्षेत्रीय भाषा कोई डायलेक्ट हो सकता है या अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, तो उत्तर में केवल हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग कीजिए। यदि आप इन 7 नियमों का पालन करते हो, 20 में से कम 12 अंक तो आपके पक्के, जो आपको चाहिए कम से कम 7 लेने के लिए 100 में से। जितने ज्यादा आएंगे ना उतना आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यदि बाकी किसी प्रश्न में आपके 2-3 अंक कम भी हो जाते हैं, ये प्रश्न ऐसा है जो आपके अंक पूरे कर देगा 60 से आगे जाने के लिए। तो इस प्रश्न को ज्यादातर किया कैसे जाता है कि बस रिफ्रेश करके लिखा जाता है। आप ये कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए, रिफ्रेश नहीं करना। बात वही है, बस कहने का अंदाज ऐसा हो कि यदि 10वीं कक्षा का बच्चा भी पढ़े उसको भी मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल बात समझ आ जाए। यही है जी गद्यांश की व्याख्या। इसके अतिरिक्त गद्यांश की व्याख्या में कुछ भी नहीं है। पूरी परीक्षा में सबसे आसान प्रश्न है, स्कोरिंग प्रश्न है, अच्छे अंक प्राप्त करने वाला प्रश्न है। और इसमें उसके बाद लिखिए समय कितना लोगे आप। ये नियम नहीं है, ये तो आम बातें हैं। 20 अंक का प्रश्न है तो आप 25 मिनट तक ले सकते हो जी, इसमें ज्यादा से ज्यादा तक। वरना 20 मिनट में इसको आराम से किया जा सकता है। शुरू शुरू में 25 मिनट लीजिए, आज तक 25 मिनट ले लीजिएगा करने के लिए। प्रश्न कितने भरने हैं इसमें? कम से कम 1.5 या फिर 2 तक भी उत्तर जा सकता है। यदि कुछ बड़ा गद्यांश आ जाए, पहले बड़ा भी आया है छोटा भी आया है, छोटा हो तो 1.5 पेज तक भर जाएगा आपका, बड़ा हो तो 2 पेज भरिए कम से कम। ठीक है, तो शब्द मैं बता दूं कितने आएंगे यहाँ पे। शब्द आएंगे जी 250 से 300। अंक है जी यहाँ पे 20। ठीक है जी, 15-20 बदल सकता है, कोई चिंता नहीं है। 15 का भी आ जाए तब भी 15 में से हम 12 से ज्यादा अंक ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 80%। समझ गए सभी छात्र नियम? बताओ, अब भी कोई प्रश्न है गद्यांश से जुड़ा पूछ लीजिए, फिर मैं आपको एक उत्तर करवाता हूँ। उसके बाद आपको एक प्रश्न देता हूँ जो आपका होमवर्क होगा, आप वो स्वयं करेंगे। बताएं, शुरू किया जाए जी, कोई प्रश्न है जल्दी पूछो, फिर मैं आरंभ करता हूँ इस कक्षा सर में इस गद्यांश का। बोलिए मैम। सर इसमें भी विशेष लिखते हैं ना, गद्यांश में भी? विशेषताएं हम इसमें भी लिखेंगे, बिल्कुल जी। और यहाँ तक कि इसमें प्रसंग भी लिखा जा सकता है।
परंतु मेरी लिखने की जो शैली है, स्टाइल है, वो क्या है, मैं इसके प्रसंग को ना व्याख्या में लिख देता हूँ। परंतु आप यदि चाहो वो भी लिख के बताता हूँ। लिखिए, गद्यांश लिखने की विधियां, कैसे कैसे गद्यांश का उत्तर लिखा जा सकता है। मैंने आपको कल बताना था, परंतु आज ही कर लीजिए, वरना शायद कई छात्रों को नींद नहीं आएगी। शीर्षक दे सकते हो, परंतु जरूरी नहीं है, वो शीर्षक नहीं मांगता है यहाँ पे, मत लिखिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गद्यांश का उत्तर लिखने की विधियां। पहली है जी, प्रसंग व्याख्या। ठीक है, प्रसंग लिखो, व्याख्या लिखो। प्रसंग में क्या होगा यहाँ पे, प्रसंग में होगा सार, या फिर आप इसको केंद्रीय बिंदु भी कहते हो, आपको पता होगा। बताइए, बिंदु में छोटे ओ की मात्रा है या बड़े ओ की मात्रा? शुद्ध शुद्ध में यदि आ जाए आपको, बताइए। सर छोटे होगी। छोटे ओ की। सर बड़े हो। दूसरा क्या बात है, होगी क्लैश शुरू, शाबाश, कोई बात नहीं, आते हैं इस पे वापस। दूसरी विधि लिखिए जी, माफ कीजिएगा, व्याख्या विशेषताएं, मैं ऐसे लिखूंगा जी। आज मैं शायद विशेषताएं ना भी लिखूं, परंतु कल तो विशेषताएं आपको मिलेंगी, क्योंकि आज मेरा काम है आपको फैक्ट्स क्या होते हैं, उदाहरण क्या है, इन पे जोर दे के समझाना आपको कि ये क्या बातें हैं। ठीक है जी, तीसरी विधि लिखिए। तीसरी में तीनों आ जाएंगे, परंतु उसका प्रयोग मत कीजिएगा, शिक्षक को लगेगा कि आप ज्यादा ही स्मार्ट, ज्यादा ही प्रभावी बनने की कोशिश कर रहे हो। व्याख्या, प्रसंग से शुरू होगा, माफ कीजिए। पहले लिखो प्रसंग। यह प्रसंग क्यों नहीं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले यदि मैं पद्यांश में व्याख्या के साथ प्रसंग लिख के आया हूं ना, तो शिक्षक को लगेगा छात्र ने गलती से प्रसंग लिख दिया व्याख्या के प्रसंग लिखते लिखते। तो मैं यहाँ पे केवल विशेषताएं और व्याख्या ही लिखता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है जी, ये आप पर ही निर्भर करता है, आपने इसमें से किस शैली का प्रयोग करना है। मैं इस शैली का पालन करूंगा इस कक्षा में। विशाल जी, प्रश्न पूछिए कृपया। सर गद्यांश पहले आता है और हमें उस उसी फॉर्मेट में करना होता है। कैसे जी? जैसे जिस फॉर्मेट में दे रखा होता है पेपर, हम आगे पीछे नहीं कर हाँ, सकते। तो नहीं नहीं गद्यांश सर, पहले आता आगे है, पद्यांश बाद वो में हो आता है। सकता है पद्यांश पहले दे दे, कोई ओके सर। समस्या नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो उसमें आपकी कोई चिंता नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हाँ, फॉर्मेट कैसा भी हो, प्रसंग लिखने से मैं इसीलिए बचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षक को इसका गलत संदेश ना चला जाए। वरना ओके प्रसंग सर। में आप केंद्रीय बिंदु सारी लिखते हैं। सर, अगर मान लो बाकी आपके पहले बोलिए आ गया बोलिए। तो लिख देना प्रसंग। वो आपकी इच्छा है सर, मैं आपको फिर ठीक से है सर। बता रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, मैं प्रसंग नहीं लिखूंगा, उस बात का बुरा मत मानिएगा कोई छात्र। ठीक है, प्रसंग में यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, केंद्रीय बिंदु, और कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके अलावा ये लिख सकते हो सरल भाषा है। ठीक है, वो मेरी विशेषता में चली जाएगी बातें, तो मैं इसलिए प्रसंग नहीं लिखता है। ठीक है, तो और किसी का प्रश्न है, पूछ लीजिए जी। संतुष्टि है सबकी नियमों से? बताओ, कोई प्रश्न रहेगा सर, कितना टाइम लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रश्न है, आप निश्चिंत होकर पूछ लीजिए। सर जब आप अभी बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन से वाक्य हम प्रसंग में भी डाल सकते हैं। मैम, जब आप प्रसंग में व्याख्या और विशेषताएं करके बताएंगे तो आप बता सकते हैं उनमें से कौन से वाक्य हम डाल सकते हैं। मैम, प्रसंग में आप केवल और केवल सार लिखेंगे। अच्छा। ये 3 दिन चलेगा अभी जी टॉपिक, आज कल परसों बस। ठीक है जी। तो मैं प्रसंग भी एक दिन आपको लिख के दे दूंगा, आपकी संतुष्टि के लिए, कोई चिंता नहीं है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊं पहले, तो जो मेरा सबसे जरूरी काम है जी। 2021 का यहाँ पड़ा है प्रश्न। बोलिए बोलिए, कोई कुछ कहना सर चाहता है? हाँ हाँ, बोलिए। जैसे पद्यांश की व्याख्या में विशेषताएं अलग से लिखती हैं, यहाँ पे भी अलग से लिखनी है अलग कि? से, अलग से लिखी जाएंगी जी, अलग से, मैं तो अलग से लिखता हूँ। ठीक है सर। तो मैं यहाँ फिर से वही कह रहा हूँ,
घबराना नहीं है, जरूरी नहीं आप मेरे जैसे लिखो सब कुछ। जैसे मैंने निबंध तो बिना हेडिंग्स के दे दिए। यदि आपको शीर्षक लिखना है निश्चिंत होकर लिखो यार, कोई अंतर नहीं आने वाला। यदि आपको वहां पे चित्र बनाना है आप बनाइए अंत में, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। परंतु हाँ, उसके लाभ तथा हानियां आपको बताना मेरा प्रथम कर्तव्य है, इसीलिए मैं आपको बताकर चलता हूँ। और ऐसा नहीं है कि प्रसंग लिखने से कम अंक मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, तो वो शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं कहते, सबसे बुरी परिस्थिति, उसके लिए तैयार करके चलता हूँ। यदि ऐसा भी कुछ हो जाए तब क्या करना है। जैसे पिछली बार देखिए, ये गद्यांश था, मनुष्य को निरंतर कर्मरत रहकर उत्साहपूर्ण रहने की जितनी प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है, उतनी अन्य किसी भी संस्कृति ने नहीं दी। अपने पुरुषार्थ, अब पुरुषार्थ शब्द आ गया, पुरुषार्थ का अर्थ पता है सबको, पर विश्वास करके, पुरुषार्थ होता है मेहनत, परिश्रम। तो वहां पे आप पुरुषार्थ नहीं, व्याख्या में परिश्रम लिखोगे, ताकि पढ़ने वाले को, चाहे बच्चा ही है, उसको समझ आए कि पुरुषार्थ नहीं परिश्रम। परिश्रम सबको पता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं भी हो। पर विश्वास करके किसी भी सरल अथवा दुर्लभ, दुर्लभ क्या हो गया बताओ? अब यहाँ पे उंगली रख के पूरा वाक्य पढ़ लो, पता चल जाएगा क्या होगा। क्या होगा दुर्लभ? सर कठिन। मुश्किल, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, मुश्किल। इस शब्द पे उंगली रख के पूरा वाक्य पढ़ोगे, समझ आ जाएगा आपको कि सरल के बाद क्या आएगा। डिफिकल्ट, कठिन। बाधा को पार करने के उत्साह, ओजस्विता एवं महाप्राणता। ओजस्विता क्या होगा? ओजस्वी भव क्या होता है? ओजस्विता, एंथुजियाज्म से कुछ रिलेटेड। एंथुजियाज्म कह सकते हो, ओजस्वी। आप या फिर कह सकते हो जो व्यक्ति सदैव पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास नहीं, लॉन्ग लाइफ नहीं होता ओजस्वी का, आत्मविश्वास होता है। ओजस्वी है आप, ओजस्वी छात्र। ठीक है। महाप्राणता क्या होता है जी? प्राण का अर्थ होता है सांस, महाप्राण का क्या अर्थ होगा? ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, का मंत्र भारत। तो इन शब्दों को आपने सरल भाषा में लिखना है, ये नियम बता रहा था। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु है, निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन है। निष्क्रिय होता है आप वेले बैठ जाओ, वहां पे आप लिख सकते हो व्यर्थ बैठना, या फिर बिना किसी कार्य के व्यर्थ बैठे रहना क्या है? मृत्यु के समान है। तथा निरंतर काम करते रहना या कार्य करते रहना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो इस पंक्ति को मैं ऐसे लिखता, अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करने की प्रेरणा तो विश्व के सभी धर्मों, दर्शनों एवं संस्कृतियों में है। अभीष्ट क्या होता है, अब आपको पता चल गया होगा। सो गॉड, गॉड। नहीं 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 नहीं, गोड कह सकते हो, और क्या कह सकते हो यहाँ पे? लक्ष्य, लव्ड वन। गोल। ठीक है। किंतु प्रयोजन सिद्ध ना होने पर, प्रयोजन क्या होता है फिर से? जो आपका मोटिव है, जो मोटिव। आपका उद्देश्य है, प्रयोजन मोटिव को कहते हैं। निष्प्रह, निष्प्रह क्या होगा जी? भाव से कर्म करते रहने की योजना भारतीय संस्कृति का ही वैशिष्ट्य है। निष्प्रह क्या होता है? बिना निस्वार्थ। किसी अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन के। निस्वार्थ भाव है, निस्वार्थ भाव। ठीक है। अनासक्ति कहते हैं, यदि शुद्ध हिंदी लिखनी है, अनासक्ति गीता से आया शब्द है। आसक्ति अनासक्ति पर भी प्रश्न आ चुका है हरियाणा में। भारतीय संस्कृति का ही वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य क्या होगा जी? महानता। ठीक है। तो ये शब्द नहीं समझ आता, वही रखो, उसको पढ़ो पूरा वाक्य, आपको समझ आएगा। अच्छा, ये कहना चाहता है मनुष्य को अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। जब कर्म के फल में आसक्त आ गया शब्द आसक्ति, मैंने सोची मैंने पढ़ा है ये, इसीलिए पढ़ा होगा। आसक्ति ही नहीं होगी। आसक्ति क्या होता है बताओ? अनासक्ति, आसक्ति, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, आपका लोभ, आपका उसके साथ स्वार्थ क्या है, आसक्ति जुड़ जाती है, आपकी कोई इच्छा जुड़ जाती है। ठीक है। तो विफल होने पर खिन्नता और हताशा भी नहीं होगी। खिन्नता आपको पता होगा क्या होता है? हताशा तो होता है डीमोटिवेट हो जाते हो। खिन्नता क्या होता है? जब आपको निराशा। निराशा होती है, बिल्कुल दुख होता है, भी नहीं होगी। मानव मन की आस्था अक्षुण्ण बनी रहेगी। अक्षुण्ण बहुत अच्छा शब्द है, अब इसका भी अर्थ नहीं पता। तो अक्षुण्ण होता है जी जो आपकी एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको कोई हिला ना सके। अक्षुण्ण बनी रहेगी मतलब आप लिख सकते हो स्थायी, स्थायी बनी रहेगी जो आपके मन की भाव है सफलता को लेकर। उपनिषदों में कहा गया है कि बिना राग द्वेष के निरंतर कर्म, राग होता है आपका किसी चीज का प्रेम, द्वेष होता है क्रोध,
ना प्रेम होगा ना क्रोध होगा, कि निरंतर कर्म करते हुए मनुष्य को शतायु होने की कामना करनी चाहिए। शतायु क्या होता है? 1-3 शब्द है, बताओ। सक्सेसफुल। सफल। सक्सेसफुल, 100 ईयर्स ओल्ड, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। बस काम करते रहना, निरंतर काम करते रहने की ही आपके अंदर भावना होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए, ना कि सफल या असफल होने की। 15 अंक का प्रश्न है, पढ़ के आपको समझ आया? परीक्षा में वो जो मैंने नियम बताया वो सारे लग रहे हैं यहाँ पे, कि 3 से 7 शब्द, 7 शब्द ही इसमें ऐसे हैं जो आपको मुश्किल है। तो ये मुश्किल प्रश्न था पिछली बार, जबकि उसने किया क्या, ट्रांसलेशन आसान दे दी। तो होता क्या है, जब ट्रांसलेशन मुश्किल होती है तो गद्यांश बहुत सरल दिया जाता है। जब गद्यांश सरल होता है तो अनुवाद बहुत मुश्किल दिया जाता है। तो मैं सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि अनुवाद सरल आ जाए, गद्यांश चाहे मुश्किल आ भी जाए, आप वहां पे कुछ तो कर लोगे। परंतु यदि उसने अनुवाद मुश्किल दे दिया, गद्यांश तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत टूट जाती है आधे छात्रों की। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है आप केवल और केवल अनुवाद से ही अपना पेपर शुरू करो उत्तर लिखना। आप दूसरे प्रश्न से उत्तर शुरू कर लो, एक पेज छोड़कर, और अंत में जब आपके पास आधा घंटा 40 मिनट बचे हैं, वापिस आके आराम से अनुवाद करो, फिर देखिए गलतियां बहुत कम होंगी। यदि मुश्किल से ही शुरू करने लिया आपने गलती से, तो आपका पूरे पेपर के ऊपर उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। जो आपके अंदर वो होगी, खिज होगी जिसको कहते हैं, आपके अंदर खिन्नता होगी, जो वो आपके हर उत्तर में दिखाई देगी। तो यदि अनुवाद मुश्किल भी आता है, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। एक पेज छोड़ो, उसके लिए एक पृष्ठ छोड़ दो, पहले बाकी सारा पेपर कंप्लीट कर लो। मान लो आपने आधा घंटा पहले अपना पेपर समाप्त कर लिया, उत्तर लिख लिए, वापिस आओ, आधे घंटे में आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। 3 घंटे का समय होगा आपके पास वहां पे। बताइए, सबको समझ आया क्या करना है क्या नहीं करना है प्रश्न में? बताइए जी। तो एक प्रश्न से, आसान प्रश्न से शुरुआत करूंगा, आरंभ करूंगा। ये भी हम कक्षा में करेंगे, प्रीवियस ईयर कक्षा में करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे कल से। कल से 3 प्रश्न करने हैं प्रीवियस ईयर, और 3 परसों प्रीवियस ईयर बस, ताकि आपको पता हो कठिन से कठिन, सरल से सरल क्या प्रश्न पूछे गए हैं तथा उसका उत्तर कैसे लिखना है। इसका उत्तर कम से कम 1.5 पेज पे आना चाहिए था, 2 पेज भी भर सकते थे आप यदि बहुत अच्छा लिखना चाहते। और ये व्याख्या करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। परंतु हाँ, इसमें कुछ शब्द ऐसे ऐसे थे जो एग्जाम प्रेशर में आपकी जान निकालने के लिए पर्याप्त थे, कि आपको सांस आनी बंद हो जाती है, अरे ये क्या शुभ चल रहा है गद्यांश में। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं अपना उत्तर। हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न देख लिया है, ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है जी, आसान प्रश्न था बहुत। पहले पढ़ लीजिए आराम से, सभी छात्र चुपचाप इसको पढ़िए पहले, और सोच लीजिए क्या तथ्य है। नहीं, पहले बता रहा हूँ, पर यहाँ पे आपको तथ्य और उदाहरण तो भर भर के मिलेंगे। कि समाज शास्त्र में सभ्यता और संस्कृति के विषय में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कथन है, कथन फिर से कहना, क्या बोलते हैं, विचार क्या है, कि सभ्यता मानव मनोवृत्तियों में, अब मनोवृत्ति पहला मुश्किल शब्द, सतत दूसरा मुश्किल शब्द, हो रही परिस्थिति तीसरा मुश्किल शब्द, अथवा सुधार का नाम है। मनोवृत्ति क्या होती है? आपकी विचारधारा, आपकी सोचने की शैली क्या है। मन की वृत्ति, वृत्ति होता है नेचर, कि आपके मन की नेचर कैसी है। सतत होता है कंटिन्यूअस, सस्टेनेबल। परिष्कृति होता है बदलाव, एवं सुधार का ही नाम है। आदिम मानव अपनी हिंसक प्रवृत्ति को धीरे धीरे छोड़ता हुआ जंगली बना, और फिर सामाजिक बनकर मानवीय गुणों से परिपूर्ण हुआ, तो उसकी यह परिणति सभ्यता कही जाती है। अब परिणति क्या है यहाँ पे? प्रक्रिया, कि आदि मानव पहले हिंसक था, धीरे 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 वो जंगली बन गया, और जंगली से फिर वो सभ्यक बना। सभ्यक की यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रहा है, गांव शहर में आके बस गया। अब उसने ये बात नहीं लिखी, व्याख्या में ये लिखना आपका प्रथम कर्तव्य है, कि जो बात वो इनडायरेक्टली बता रहा है उसको संपूर्ण करो, स्पष्ट करो। ठीक है, और जब वो गांव नगर में, नगर होता है शहर, सिटी को नगर कहते हो आप, जब आके बस गया, फिर सभ्यक हुआ मनुष्य। उसके बाद है जी, संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि सभ्य बर्ताव का नाम ही संस्कृति है। आपका जो बिहेवियर है, जिसको सभ्य को हिंदी में क्या कहते हैं? सोशलाइज नहीं, सिविलाइज। सिविलाइज्ड, हाँ।
सिविलाइज्ड बिहेवियर ही आपका कल्चर है, अगर आम भाषा में कहूँ तो आपका सभ्य जो बर्ताव है, आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हो, अगर आम भाषा में कहा जाए, वही आपकी संस्कृति की पहचान होती है। अब आ गया, वो टॉपिक बदल दिया अब उसने, देखो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा उत्तर का, कि भारतीय संस्कृति के संबंध में सभ्यता और संस्कृति की घिसी पिटी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा। क्या कहना चाहता है कि भारतीय संस्कृति इतनी महान है ना, कि उसके लिए यदि आप सामान्य शब्द, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हो, तो इसको परिभाषित करना लगभग असंभव है, इससे काम नहीं चलेगा। वस्तुत बड़े स्तर पर यदि कहे, खोलकर, वस्तुत होता है खोलकर, यदि मैं ज्यादा शब्दों में कहना चाहूँ, भारतीय संस्कृति एक विराट अवधारणा है। विराट होता है बड़ी, अवधारणा होता है विचार, आपकी क्या पर्सपेक्टिव, जिसमें अनादिकाल से उसका चिंतन, चिंतन होता है सोच, कैसे सोचते हो, डिस्कस करते हो, आचार विचार, आचार खाना, विचार सोच, परंपराएं, आपके ट्रेडिशन, और विकास की गति संजोई हुई है, मतलब एक्यूमुलेट होती है संस्कृति में ये सारी बातें। उसे किसी लचर परिभाषा में बांधना आसान नहीं है। देखो एक ही बात इसने दो बार कर दी, जो मैंने आपको नियम में कहा था। क्या? एक तो घिसी पिटी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा, लचर परिभाषा में बांधना आसान नहीं है। एक ट्रैप होता है कि आप उत्तर लिखते लिखते एक ही बात फिर दो बार लिख बैठोगे, टीचर समझ जाएगा कि आपने उत्तर जल्दबाजी में किया है, जबकि इस एक बात को एक बार ही लिखा जाना चाहिए था उत्तर लिखते हुए, दूसरी बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही बात है। समझ गए ना? यदि आपको लगता है ये दो वाक्य अलग अलग हैं, कृपया मुझे बताइए, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। सर लेक्चर का मतलब क्या होता है? लचर वैसे सर हम कहते हैं जो संस्कृति के विरुद्ध हो। जैसे कुछ अडल्ट कंटेंट है ना, वो लचर है सर। कोई अडल्ट गीत है, वो लचर गीत है सर। क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। तो कोई भी बात जो आपकी संस्कृति के विरुद्ध हो, वो लचर है सर। समझ गए? जैसे फटे कपड़े पहनते हैं हम, तो इसको लचर पहनावा कहा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति वस्त्रों से शरीर को ढकने के ऊपर ध्यान देती है, ना कि कपड़े फाड़कर शरीर को दिखाने में। तो वो लचर कपड़े। कोई गीत है, अडल्ट गीत है, ठीक है, वयस्क गीत है, तो वो लचर गीत है, क्योंकि वो आपकी संस्कृति को आघात पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। समझ गए जी? इस संस्कृति के विषय में हमारे आलोचक, आलोचक होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, भी ये स्वीकार करते हैं कि भारत को अनेक परिस्थितियों और अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ा है, फिर भी वह अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है। यहाँ पे अस्तित्व का अर्थ क्या है बताओ? आइडेंटिटी। रियलिटी। आइडेंटिटी। परंतु अस्तित्व के शब्द का प्रयोग उसने किस शब्द को उल्लेखित करने के लिए किया है? इशारा किस शब्द की तरफ किया है ऊपर? संस्कृति। संस्कृति। संस्कृत। संस्कृति जनाब, कि हमने अपनी संस्कृति आज तक बचा के रखी है। और इस वाक्य की एक्सप्लेनेशन कैसे होगी? जहां आज विश्व के अनेक देश अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, या अपनी संस्कृति को छोड़कर आधुनिकीकरण का शिकार हो चुके हैं, वही भारत की ये महान, भारत के लिए ये महान बात है, या भारतीयों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, कि हमने गुलामी भी झेली, ठीक है, कई हमले हुए, आक्रमण हुए, कई धर्म हमारे देश में आकर फैल गए, हमारे साथ मिल गए, परंतु फिर भी हमारी जो संस्कृति है वो आज भी जीवित है, अस्तित्व में है। ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। उसने इनडायरेक्ट यही कहा कि भारतीयों ने अपनी जो संस्कृति है उसको बचा के रखा, पर वो इशारा किसकी तरफ कर रहा है? उन देशों की तरफ जो बेचारे बचा नहीं पाए। इसीलिए तो भारत महान हुआ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कि कोई पंक्ति पढ़ के आपको समझ आए ना कि ये इशारा कहीं और कर रहा है, वो तो व्याख्या में जरूर लिखो। ध्रुव जी पूछो क्या प्रश्न है। सर इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे G20 दे में सकते हो वास्तविक सर। कुटुंबकम वगैरह लिखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो सर। विशाल जी आपका प्रश्न। तो सर इसका मतलब हम इसके अलावा भी खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इसमें बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल में सर। नहीं है। हाँ, यही तो व्याख्या है सर, कि ठीक है। आपका उत्तर ऐसा हो, पढ़ के लगे कि जो कमियां मैंने अपने प्रश्न में छोड़ी वो आपने सारी पूरी कर दी। ठीक है जी। ये उसका साहस सिद्ध करता है कि भारतवासी सदा से साहसी तथा परिस्थितियों से समझौता न करने वाले रहे हैं। ये हमारा साहस ही है भारतीयों का, कि हमने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। अन्यथा कोई भी आक्रांता आएगा, आक्रांता होता है हमला करने वाला, इन्वेडर,
वो कोशिश करेगा हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान उसको जड़ से समाप्त कर दे। क्योंकि यदि आपकी संस्कृति जीवित है, आपको पराधीनता या फिर आपको गुलाम, गुलाम के लिए हिंदी में क्या शब्द है बताओ? बहुत अच्छा शब्द है। बंधुआ, गुलाम का बंधुआ नहीं, और जी? पराधीन, पराधीनता, वही मैंने शब्द पहले भी प्रयोग किया था। सेवक, सेवक नहीं, गुलाम नहीं होता, सेवक अलग है। आप लिख सकते हो यदि किसी क्षेत्र की संस्कृति जीवित है, दास, हाँ, तो उसे पराधीनता की जंजीरों में बांधना असंभव है। परंतु भारत ने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। इसीलिए भारतीयों को विश्व भर में महान होने की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तथ्य मैं आपको नीले रंग में उल्लेखित कर रहा हूँ। जो नीले रंग में होंगे वो तथ्य, जो लाल रंग में वह उदाहरण। बताओ, ये तथ्य है कि समाज शास्त्र में सभ्यता और संस्कृति के विषय में फैक्ट है। हर किसी की अलग अलग विचारधारा है और सब मानेंगे इसको। ऐसा नहीं होगा आप कहोगे नहीं एक ही परिभाषा है, नहीं। सभ्यता और संस्कृति का हर विद्वान अपनी अपनी परिभाषा देता है कि संस्कृति ये होनी चाहिए, सभ्यता को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये तथ्य है, फैक्ट है। अब उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, उस तथ्य को और ज्यादा वो स्पष्ट कर रहा है। कैसे? कि कुछ का कथन है तो पीले रंग में आएगा, स्पष्ट करने के लिए कुछ बताएगा। कुछ का कथन है कि सभ्यता मानव मनोवृत्तियों में सतत हो रही परिष्कृति और सुधार का नाम है। अब मुझे बताइए, जो अगली पंक्ति है वो क्या है? उदाहरण, उदाहरण है। अपने तथ्य को बताने के लिए एक उदाहरण दे रहा है कि कैसे आदिम मानव जंगल से शहर में पहुंचा। पहले गुफा में था, गुफा में वो हिंसक था, कुछ भी देखता था तो हिंसक हो जाता था। जंगल में पहुंच के उसको समझ आया कि हिंसा, हमेशा हिंसक नहीं रहना चाहिए। परंतु जब जंगल में उसको समझ आया कि मानवीय गुण क्या है, दया, दया भावना, ईमानदारी, उसके अलावा सच, ठीक है, तब वो शहर में आगे बस गए। तो ये है जी उदाहरण। अब फिर से अगली पंक्ति पढ़ो, क्या है? संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि सभ्य बर्ताव का नाम संस्कृति है। फैक्ट। फैक्ट है। फैक्ट है ये, बहुत बढ़िया। अब आगे चल रहा है वो, उसने पूरा का पूरा विषय चेंज कर दिया। अब तक तो सभ्यता एवं संस्कृति चल रही थी, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा जी, मेरे उत्तर का। ठीक है, तो मैंने लाल रंग से इसको तोड़ दिया। भारतीय संस्कृति में सभ्यता और संस्कृति की घिसी पिटी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा। ये क्या है? ना तो ये फैक्ट है ना उदाहरण है, तो क्या है ये? ओपिनियन, कथन। ओपिनियन, मत है उसका, कथन है उसका। क्या मानता है लेखक कि भारतीय संस्कृति के संबंध या सभ्यता और संस्कृति की घिसी पिटी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा, ये लेखक कह रहा है, उसका मानना है ऐसा। तो लिख सकते हो कि रचनाकार का मानना है या रचनाकार का मत है। ठीक है, तो वहां पे लिखेंगे, इसको आप दे दीजिए हरा रंग, जो मत होगा वो हरे रंग में। और ये रंग रंग मैं वैसे खेल रहा हूँ, आपके साथ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो इसीलिए कर रहा हूँ, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे है। वस्तुत भारतीय संस्कृति एक विराट अवधारणा है जिसमें अनादिकाल से उसका चिंतन, आचार विचार, परंपराएं और विकास की गति संजोई है। क्या है जी ये, जल्दी बताओ। उदाहरण। उदाहरण नहीं है जी। फैक्ट है। और बताओ, फैक्ट है ये, उदाहरण नहीं है। ये भारत के सब संस्कृति में होता क्या है? यही कुछ तो होता है, आपका खाना पीना, रहन सहन, कपड़े, वस्त्र, ये सब है। उसे किसी लचर परिभाषा में बांधना आसान नहीं है, फिर से उसका विचार है। और ये विचार दो बार आया तो आप एक बार लिखोगे। इस संस्कृति के विषय में हमारे आलोचक भी ये स्वीकार करते हैं। ये उसने एक बहुत अच्छा तथ्य दिया है। तथ्य है, इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए, फैक्ट है कि हमारे जो क्रिटिसिज्म भी है ना भारत का, वो कितना मर्जी कर ले कोई, परंतु जो भारतीय लोग हैं उनके जो महान गुण है, जैसे साहस है हमारे अंदर, परिस्थितियों से हम समझौता नहीं करते,
इसलिए हमारे आलोचक भी ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है। बताइए, सभी समझ गए क्या है क्या नहीं है, कैसे आप एक प्रश्न को तोड़ सकते हैं। सर ऑरेंज में है वो क्या है, ये उदाहरण है जी। और एक चीज, अंतिम पंक्ति क्या है, सिद्ध क्या किया जाएगा, किस द्वारा आप सिद्ध कर सकते हो किसी तथ्य को कैसे सिद्ध करते हो आप? एविडेंस। उदाहरण, एविडेंस, साक्ष्य के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको भी चाहो लिख सकते हो कि एक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। येलो में है जी, वो है परिभाषा। ठीक है, कि उसमें पहले जो पंक्ति थी उसी की आगे परिभाषा दी कि कुछ का कथन है कि सभ्यता मानव मनोवृत्तियों में सतत हो रही परिष्कृति अथवा सुधार का नाम है। तो पूछ सकते हैं लेखक ने इसको परिभाषित कैसे किया। कुछ चिंता न करो, सारा उत्तर दूंगा। बस आज आप दो चीजें सीखो मेरे साथ। क्या आप फैक्ट और एग्जाम्पल, ये दो चीजें तो अलग करना सीख गए हो ना? बाकी तो दो कल बता दूंगा आपको फिर से कि मत कैसे देता है वो अपना, उसका ओपिनियन कैसे पकड़ोगे आप। क्योंकि कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि यार ना तो ये फैक्ट है ना उदाहरण है, तो वो मत ही हो सकता है। जैसे भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने के लिए घिसी पिटी परिभाषा से काम नहीं चलेगा। क्या है ये? उसका ओपिनियन है ये। ना तो ये तथ्य है, चलेगा। तथ्य कभी भी चलेगा नहीं होता, तथ्य है हमेशा। तथ्य हमेशा वर्तमान में होगा, भविष्य में नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, उदाहरण भी वर्तमान काल में ही चलती है। यदि कुछ भविष्य काल में लेके जा रहा है तो उसका मानना है कि ऐसा होना चाहिए। अवधारणा होता है जी आपका जो समाज में पर्सपेक्टिव, समाज में कोई बात ऐसे नहीं बैठ जाती जो सब मानने लग जाते हैं। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में? बिलीफ। बिलीफ। अवधारणा बिलीफ को कहते हो जनाब आप। ठीक है पर्सपेक्टिव। जी। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण को कहते हो जी आप। ठीक। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? दो बातें समझानी थी। अब मैं इसका उत्तर लिखता हूँ। मेरे पास 20 मिनट, उसके बाद आपके पास भी 20 मिनट। सर बीस इसमें बीस अपने मिनट में व्यूज उत्तर कहाँ करेंगे। पे ऐड कर सकते हैं? मैं बीच में कहीं भी बताऊंगा, जब आप उत्तर लिखोगे आपको समझ आएगा कि ये बात अधूरी है। जैसे मैंने बताया, उसने तो सेकंड लास्ट पंक्ति में दूसरे देशों के साथ हमें कंपेयर किया, पर वो लिखा नहीं उसने। उसने केवल भारत की बात की। पर वहां पे आप दूसरे देशों की उदाहरण दे सकते हो कि ऐसे कई देश हैं। कनाडा है ऐसा देश, अमेरिका है, अमेरिका। ये देश अपनी संस्कृति को बचा के रखने में सफल ही नहीं हो पाए। यूरोप देख लो, यूरोप की संस्कृति बार बार बदल रही है। ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हो आप। परंतु भारत में हमारी जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, ये मेरा मत है ना, वो अब ऐसे लिखूंगा कि कोई भी बात अधूरी हो वहां पे आप अपनी ओपिनियन रख दीजिए। समझ गए सभी? करें जी शुरू, जल्दी बताओ। आइए जी। तो मैं समझ गया कि मेरा पहला पैराग्राफ यहाँ तक रहेगा, तो मैंने इसको तोड़ लिया एक बार। पेपर में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, परंतु कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो कर सकता हूँ मैं, ताकि मेरा उत्तर आप देख पाओ, प्रश्न भी देख पाओ। आइए जी। अच्छा, मैंने यहाँ से तोड़ दिया इसको, भारत आ गया। ठीक है जी। इसका मैं आकार यदि थोड़ा सा छोटा कर दूं, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे, सही है। क्या अभी आप पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि फिर उत्तर पूरा पूरा पेज पे दिख जाएगा आपको, वरना ऊपर नीचे बार बार जाना पड़ेगा मुझे। विशाल जी प्रश्न पूछो जल्दी जल्दी। सर उत्तर में एक ही पैराग्राफ में पूरा डिटेल लिखनी है, फिर अलग नहीं पैराग्राफ नहीं में? नहीं नहीं। अगर दो बातें बताई गई है तो दो पैराग्राफ, तीन विषयों पे चर्चा है, तीन पैराग्राफ सर। कोई चिंता नहीं है यहाँ ठीक पे। है सर। ठीक है जी। आइए जी, शुरू करते हैं अपना उत्तर बिना समय व्यर्थ किए। मेरे पास 18 मिनट बचे हैं। लिखिए जी। सबसे पहले इसका केंद्रीय बिंदु सार क्या है, जिसको आप अपनी प्रसंग में भी लिख सकते हो। लिखो जी। प्रस्तुत गद्यांश में दो विषयों पे चर्चा है, सभ्यता संस्कृति, उसके बाद भारतीय संस्कृति। तो दोनों बताओ उसको कि ये दो मेन टॉपिक है जिसपे वो चर्चा करेगा। ये दो महत्वपूर्ण विषय है जिसपे चर्चा की गई। प्रस्तुत गद्यांश में रचनाकार जी ने
सभ्यता एवं संस्कृति के विषय पर अपना अध्ययन, अध्ययन क्या होता है जी बताइए? स्टडी। रिसर्च, एनालिसिस। रिसर्च कह सकते हैं। ठीक है, अपना अध्ययन तथ्यों एवं उदाहरणों सहित पेश किया है। हम इसके अतिरिक्त दूसरा विषय भी तो है, आपको पता होगा। इसके अतिरिक्त ज्यादातर छात्र क्या लिखते हैं, यही नहीं। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, पता चल जाएगा आप मीम वाले हो। क्योंकि मैंने जब आपकी मॉक टेस्ट चेक किए, हर बच्चा, हर दूसरा तीसरा बच्चा क्या लिख रहा है, यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं। समझ आएगा आप इंस्टाग्राम फेसबुक वाले। ठीक है, तो आप लिखिए इसके अतिरिक्त। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति एवं इसकी महानता पर भी इस गद्य में चर्चा की गई है। इस गद्य में चर्चा की गई है। तो ये आपका प्रसंग भी हो सकता है। मैं व्याख्या ऐसे शुरू कर रहा हूँ। बताइए, सबको समझ आ गया प्रसंग में क्या होगा? अगर आप प्रसंग लिखना चाहो तो ये अच्छा प्रसंग है। ठीक है, आपने टॉपिक की क्लैरिफाई कर दिया उसको कि इसमें क्या क्या बातें होंगी। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी जो है इसी के बारे में दिया गया है। उसके बाद मैं शुरू करूंगा अपनी व्याख्या। बोलिए हनी मित्तल जी, क्या प्रश्न है? सर ये मई में हमेशा बंदी लगती है? मे में हमेशा बिंदु लगेगा जी। ओके सर। मतलब कभी भी मे बिना बिंदु के नहीं लिखा जाएगा जी। कोई ऐसा अर्थ शब्द है ही नहीं हिंदी भाषा में। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, आगे आइए जी। उसके बाद मैं अपनी व्याख्या बिल्कुल वैसे शुरू करूंगा जैसे वो लिखते हैं, जैसे हमने आगे जाके भी करना है। सर्वप्रथम या फिर प्रथम पंक्तियों में, प्रथम पंक्तियों में आप व्याख्या में प्रयोग करोगे पद्यांश में। यहाँ पे लिखिए सर्वप्रथम। सर्वप्रथम होता है सबसे पहले। सर्वप्रथम, इसके बाद कोमा आएगा जी। लिखिए, रचनाकार जी ने। सर ये लाइन छोड़ के लिखनी है? नहीं नहीं नहीं, साथ चलेगा, मेरी तो एक ही बात है, मैं तो व्याख्या लिख रहा हूँ सर। अगर आपने प्रसंग लिखना है फिर लाइन छूटेगी यहाँ पे। ठीक सर है, ये ऊपर आपने प्रसंग लिखा है? मैं प्रसंग नहीं लिखूंगा। मैंने कहा यदि आप प्रसंग लिखना चाहते हो तो ये जो चार लाइनें अभी मैंने लिखी हैं ये प्रसंग में लिखी जाएंगी। समझ गए? जी वही कि ये आपने प्रसंग लिखा है? मैंने प्रसंग नहीं लिखा है, मैं व्याख्या में ही इंक्लूड कर रहा हूँ इसको। मैं अच्छा। कह रहा हूँ यदि आपकी प्रसंग लिखने की इच्छा है तो ये चार पंक्तियां प्रसंग में लिखी जाएंगी। समझ गए सभी छात्र? बताओ, स्पष्ट हो गया ना सबको? वैभव, अनुष्का, जल्दी पूछो। सर ये वैभव आप बोलो पहले। सर ये जैसे प्रसंग लिखेंगे जब हम, तो हमें प्रसंग अलग से लिखना है कि हम प्रसंग लिख रहे हैं, मतलब प्रसंग की हेडिंग हाँ, डालकर? वो बताऊंगा सर, मैं निश्चिंत रहे। ओके वहां सर। पे क्या करेंगे हम, मेंस में मार्जिन बनाएंगे सर, आंसर शीट के दोनों साइड, पता है ना आपको? हाँ जी सर। चाहे लाइन भी ना खींचो, परंतु हाँ, थोड़ा थोड़ा स्थान छोड़ो दोनों साइड। कई बच्चे लाइन भी नहीं खींचते यहाँ पे, बस स्थान छोड़ देते हैं। कई तो बच्चे पेज पे फोल्ड भी करते हैं, पता होगा आपको। मैंने ऐसे ही बच्चों को देखा है जो आंसर शीट थोड़ी सी फोल्ड करते हैं। पर आप मेंस में ऐसा कुछ मत कीजिए। सर आंसर स्केल शीट के अलाउड नहीं साथ, होता। हाँ वही वही वही, स्केल अलाउड नहीं है सर। और क्या हो सकता है बताओ, जिससे सीधी लकीर खींची जा सकती है?
सर क्वेश्चन पेंसिल पेपर से अलाउड है? पेंसिल नहीं है। आधार कार्ड ले लो, उससे लकीर खींच लो। अरे लकीर मत खींचो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। लिखते लिखते अभ्यास हो जाएगा। आप इतना इतना स्पेस दोनों जगह छोड़ो। तो यहाँ पे आप प्रसंग लिखो, और प्रसंग के नीचे जितना वो प्रसंग का स्पेस है वो खाली होना चाहिए। ठीक है। और 4 पंक्तियां लिखी, फिर व्याख्या लिख दो ऐसे। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो जरूरी नहीं है ये लाइन खिंची हो वहां पे। आप वैसे भी अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के बेस, एक स्पष्ट थोड़ा सा स्थान छोड़िए दोनों तरफ। ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि कोई भी शब्द आपका अधूरा नहीं रहता। मान लीजिए अब आपने रचनाकार लिखना है, यदि यही यहां से लिखा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, अगली नीचे आ जाएगा। परंतु जब यहाँ पे रचनाकार लिखा जाता है ना ऐसे, ये बहुत बुरा लगता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि एक आधा शब्द 3 4 पंक्तियों के बाद आपका ऐसा होगा जो पूरा नहीं आएगा अंतिम पंक्ति में। या फिर अनुभव के आधार पर तब तक आप सीख जाओगे कि शब्द देख के ही समझ आ जाएगा ये पूरा नहीं आएगा, छोड़ो, आगे जाके शुरू करते हैं अपना शब्द लिखना। इसीलिए मैं दोनों साइड थोड़ा थोड़ा स्थान छोड़ने के लिए आपको आदेश दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा। कृतिका जी, जल्दी पूछो क्या प्रश्न है, मेरे उत्तर लिखना है इसका। सर जब हम पैरा चेंज करते हैं तो क्या थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना चाहिए? स्पेस छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ोगे, पर लाइन मत छोड़ना पूरी की पूरी खाली। ओके। ठीक है। हाँ, मैं करूंगा आपके सामने, पैरा भी लिखूंगा। देखिए, सर्वप्रथम रचनाकार जी बताइए पहले किस टॉपिक पे चर्चा हुई है। मैं प्रश्न दिखाता हूँ आपको, एक बारी करवाना तो मुझे आपसे ही है, मैं तो बस लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिख रहे हैं। सबसे पहले बताओ, सभ्यता पे बात की है या संस्कृति पे? सभ्यता सर। सभ्यता। ठीक है। तो सर्वप्रथम रचनाकार जी ने सभ्यता की परिभाषा कैसे है, कुछ का कथन है। ठीक है। परिभाषा विद्वानों के मतानुसार, मतानुसार ऐसे लिखता है या मत अनुसार अलग लिखूं? बताओ ये ठीक लिखा है ना? यदि किसी ने संधि पढ़ा हो तो उसको पता होगा ये। सर सही लिखा। सही लिखा है। संधि में दोनों शब्द जुड़ के मत अनुसार, मतानुसार बन जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, खुश होगा टीचर कि हाँ बच्चा संधि पढ़ के आया, चाहे सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है। सर्वप्रथम रचनाकार जी ने सभ्यता की परिभाषा विद्वानों के मतानुसार दी है। क्या है सभ्यता, बताइए। सभ्यता मानव मनोवृत्तियों में सतत हो रही परिष्कृति एवं सुधार का नाम है। ठीक है। सभ्यता मानवीय विचारों, मानवीय विचारों, मानव मनोवृत्ति कोमा उसके सोचने के ढंग में निरंतर हो रहे सुधार। सभ्यता मानवीय विचारों कोमा उसके सोचने के ढंग में निरंतर हो रहे सुधार का ही रूप है। सभ्यता मानवीय विचारों उसके सोचने के ढंग में निरंतर हो रहे सुधार का ही एक रूप है। एक रूप लिखना चाहिए था, परंतु रूप है, अब लिख दिया, कोई चिंता नहीं। इसको रिप्लेस करके कैसे लिख सकता हूँ मैं? रचनाकार जी ने मानव विचारधाराओं एवं उसके सोचने के ढंग में निरंतर हो रहे सुधार के रूप में परिभाषित किया है। तो अंत में परिभाषित किया है भी आप लिख सकते हैं। तो रिप्लेस करके कैसे भी लिखो, परंतु हाँ, बिल्कुल वैसे मत लिखो जैसे प्रश्न में लिखा गया है।
ठीक है, बताइए सब समझ गए? तो मैंने ये नहीं लिखा कि समाजशास्त्र में सभ्यता और संस्कृति के विषय में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ये बाद में लिखे जाते हैं। जब सभ्यता और संस्कृति दोनों हो जाएंगे फिर बताऊंगा कि मत अलग अलग है। तो पहले जो विषय है सभ्यता, उसकी परिभाषा दो। परिभाषा से शुरू करोगे, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए जी, बोलिए नुस्खा जी। सर विद्वान कैसे लिखा है प्लीज बता दीजिए। ठीक है जी, वान विद्वान आन होते विद्वान होता है सर। विद्वान होता है जी, वह द के पाँव में वह लगाया मैंने। सर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ना, वी और द के हलंत और वान। ऐसे लिख लो तो टीचर समझ जाएगा आप छोकरे हो। मतलब सर? छोकरे कहने का अर्थ है कि आप नई अच्छा जनरेशन से हो। अच्छा अच्छा, ओके जो सर, ठीक हमारी जनरेशन वाले हैं वो पहले वाले लिखते हैं। ठीक है। ओके हाँ जी, हाँ ओके। जी, हाँ जी। वह मैम पाओ में है, बताओ। आप लिख वैसे भी सकते हो, समझ जाएगा, ये नई जनरेशन है। 1900 2000 सन वाले बच्चे ऐसे लिखते हैं, जो मैंने बीच में लिखा है ना, तो आप लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। यदि आपको द के पाँव में व लगाने में कठिनाई होती है तो कोई चिंता नहीं है, वैसे लिखो और उसको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब से लेटेस्ट प्रिंटिंग आई है ना 2000 सन के बाद, तब हमने शब्दों को ऐसे लिखना शुरू किया है। उससे पहले ऐसे शब्द लिखे ही नहीं जाते थे। अगर व है पाँव में तो व। ठीक है, तो मैं आगे जाकर चल के और भी शब्द बताऊंगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है जी, किसी ने बुरा नहीं मानना है ऐसे लिखते में। हो सकता है उसको प्यार आ जाए आपके, ये तो मेरे बच्चे की उम्र का है, चलो इसको जज बनाते हैं। ठीक है। सोचने के ढंग में निरंतर हो रहे सुधार का ही रूप है। आगे लिखिए इसका उदाहरण। रचनाकार जी ने आदिम मानव के जीवन में प्रगति के माध्यम से दिया है। तो पहले मैंने बताया कि उसने ये पूरी उदाहरण क्यों लिखी, कैसे लिखी। उसने बताया कि कैसे आदि मानव पहले जंगली था, हिंसक था, तो ये सारी प्रगति है ना। प्रगति को क्या बोलते हैं, ये बताओ। प्रोग्रेस। ठीक है, तो उन आप लिखो, साफ साफ बताओ। मैंने बताया था ना वो, इसका उदाहरण रचनाकार जी ने कैसे दिया है। अब आप उदाहरण को स्पष्ट लिखिए। इसके बाद लिखिए आदिम मानव। सर आपने ये क्या लिखा है? आदिम? आदिम? आदिम, आदिम, हाँ मैम, उसने भी आदिम लिखा है, प्रश्न पढ़ो। अच्छा। आप आदि मानव भी कहते हैं, आदिम भी कहते हैं, आदि भी कहते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप आदि मानव लिखना चाहो, कोई बुराई नहीं है। समझ गए सभी छात्र? ठीक है, लिखिए आदि मानव हिंसक स्वभाव का था। अब यहाँ पे आप उसकी उदाहरण को कहानी के रूप में पेश कर रहे हो। आदि मानव का स्वभाव हिंसक था या आदि मानव हिंसक स्वभाव का था? परंतु जब वह जंगली बना तो उसे एकता का अर्थ समझ आने लगा। मतलब उसको जंगल में जाके एक गुण पता चल गया, एकता। अब आप इसको एक्सप्लेन मत कीजिए, परंतु पता होगा आपको। ये बता सकते हैं जंगल में इंसान को एकता कैसे समझ आई थी? सारे जानवर मिल। शिकार। मनुष्य ने जंगल में ही एकता का गुण सीखा है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, आदिम मानव हिंसक स्वभाव का था, परंतु जब वह जंगली बना तो उसे शिकार करते समय एकता का जो गुण है उसका एहसास हुआ। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद लिखिए इसके पश्चात। अब मेरा
मैं ऐसे ही वाक्य क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए ये वाक्य कंटिन्यूटी में है, चाहे पंक्ति बंद हो गई। इसके पश्चात का अर्थ होता है इसके बाद। क्या हुआ इसके पश्चात, चेक करते हैं। उनसे जंगली बना और फिर सामाजिक बनकर मानवीय गुणों से परिपूर्ण हुआ। इसके पश्चात मानव में कई स्वाभाविक गुण विकसित हुए तथा वे गांव एवं नगर बसाकर रहने लगा। बताओ, उसकी एक पंक्ति को मैंने 4 पंक्तियों में लिख दिया ना, जो उसने स्टोरी शॉर्ट बताई थी कि आदि मानव जंगल से, हिंसक से जंगली बना, जंगल से कहाँ आ गया, गांव में, शहरी बन गया। तो इसी को तो, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, सभ्यता है। अब लिखूंगा रहने लगा। आदि मानव से गांव, शहरी, यहाँ पे लिख सकते हो आप, या नगर लिख लीजिए, नगरवासी, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गांव में है चाहे नगर में है। तो आदिम मानव से नगरवासी बनने तक की प्रक्रिया ही, माफ कीजिएगा आज मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े, परंतु कोई नहीं। पढ़ पा रही ना मेरी हैंडराइटिंग, बताओ। कि नगरवासी, आदिम मानव से नगरवासी या गांववासी बनने तक की प्रक्रिया ही क्या है, सभ्यता कही जाती है। तो ये जो होल प्रोसेस है, जब आप गुफाओं से उठकर शहरों में, नगरों में आकर बसते हैं, जो पूरा प्रोसेस है ये सभ्यता है। ठीक है। जैसे भारतीय सभ्यता, सभ्यता में आपका इतिहास पूरा का पूरा होता है, परंतु संस्कृति में गुण होते हैं जो उसने आपने लर्निंग्स ली पूरे उस यात्रा में, उस समय में, वो आपकी संस्कृति में छलकता है। तो संस्कृति की परिभाषा इतनी अच्छी हो कि पूरा ऊपर वाला उत्तर उससे जुड़ जाए। उसने भी ऐसे ही किया। क्या कहा उसने, संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि सभ्य बर्ताव का नाम संस्कृति है। लिखिए, मानव जब सामाजिक गुणों से परिपूर्ण हो गया, परिपूर्ण शब्द आपके प्रश्न में भी है, परिपूर्ण के स्थान पर आप लिख सकते हो समृद्ध, नहीं, समृद्ध तो अमीर हो जाएगा, परिपूर्ण ही लिखिए। मानव जब सामाजिक गुणों से परिपूर्ण हुआ तो उसका बर्ताव हिंसक से सभ्यक बन गया तथा उसके सभ्यक व्यवहार को ही संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ये पहला पैराग्राफ मेरा समाप्त हो गया। कोई प्रश्न है, अब आप पूछ सकते हैं। तो मैंने उदाहरण भी लिखा, तथ्य भी लिखा, उन सभी शब्दों का प्रयोग भी किया, और जहां मुझे लगा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दी वहां पे। अपनी तरफ से काफी कुछ लिखा कि कैसे उसने गुण सीखे, गांव में आ गया, नगर में आ गया, वो तो उसने बताया नहीं, हमने अपनी तरफ से लिखा, तो मैंने अपने विचार भी जोड़ दिए साथ में। ठीक है। तो ऐसे आप एक अच्छा उत्तर तैयार कर सकते हो। आपका अब तक एक पेज भरा या नहीं भरा, बताओ। भर जाना चाहिए। ठीक है।
यस सर। अब चलते हैं, अपना जो बाकी उत्तर है, अगला पैराग्राफ हो जाएगा वहां से शुरू। यदि मैंने कोई शब्द गलत लिखा है निश्चिंत होकर मुझे बताइए। यदि कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी कृपया पूछिए। जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। मेरे पास समय कम है, मैं ज्यादा समय पहले ही ले चुका हूँ आपसे बातें करते करते, समझाते समझाते। बढ़े जी आगे, बताइए। चलो आगे आइए, मैं 8:20 से पहले खत्म करता हूँ इसको, उसके बाद आपको समय दूंगा उत्तर लिखने के लिए, क्योंकि एक उत्तर लिख के जाइएगा आज, ऐसे मत भाग जाइएगा। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, एक बार अपने हाथ से कर दिया फिर डर नहीं लगेगा आपको इस प्रश्न से। तो भारतीय संस्कृति के संबंध में सभ्यता और संस्कृति की घिसी पिटी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा। लिखिए, भारतीय संस्कृति, यहाँ पे एक अच्छी चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। माफ कीजिएगा, समय व्यक्त करने के लिए मुझे बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। लिखिए, ये अगला पैराग्राफ आप स्वयं स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू करोगे, समझ गए जी? ठीक है। हाँ। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी नहीं, प्राचीन। पुराना शब्द ज्यादा अच्छा नहीं लगता सुनने में, प्राचीन बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो विश्व में सबसे प्राचीन एवं समृद्ध, समृद्ध होता है रिच, संस्कृति है। तो ये तो मैंने ही बताया ना उसमें, उसको उसने थोड़ी बताया, बताओ मुझे। तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, भारतीय संस्कृति की स्तुति करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे हाँ गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो उसको भी लगे हाँ बच्चे के अंदर नेशनैलिटी, राष्ट्रवाद की भावना है। और ये लिखना भी चाहिए आपको। लिखिए, संस्कृति है, हमारी संस्कृति में हमारी संस्कृति में यहाँ के सदियों पुराने रीति रिवाज, कोमल खान पान, कोमल वस्त्र, कोमल विचारधाराएं, हमारी संस्कृति में यहाँ के सदियों पुराने रीति रिवाज, खान पान, वस्त्र, विचारधाराएं, और क्या है, परंपराएं, चिंतन हो गया, सब हो गया। भाषा, भाषा के बिना संस्कृति अधूरी है, इत्यादि सम्मिलित है। इसलिए भारतीय संस्कृति को सामान्य शब्दों में, मैं अपनी लिखावट के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, तो शायद ये शब्द नहीं समझ आ रहे होंगे, पर मैं ये भी आशा करता हूँ मेरे बोलते बोलते आप लिख रहे हो। इसलिए भारतीय संस्कृति को सामान्य शब्दों में परिभाषित करना अन्याय होगा। देखो, उसने तो ये बात अपने पहले शुरू कर दी, भारत को महान बताए बिना। हमने क्या किया, पहले महानता बताई, क्यों इस भारतीय संस्कृति को सामान्य शब्दों मतलब नॉर्मल शब्दों में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सबसे प्राचीन संस्कृति है, हमारे सदियों पुराने रीति रिवाज सब कुछ इसमें है, तो इसीलिए इसको सामान्य शब्दों में परिभाषित करना अन्याय होगा। बताइए, समझ गए कि कैसे उसी बात को आप बहुत अच्छे से भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे है जी। मैंने एक बात छोड़ दी, क्या कि विकास की गति संजोई हुई है। लिखिए,
हमारी संस्कृति में हमारी प्रगति की कई विशेषताएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। बताओ क्या है विशेषता। जैसे अब उदाहरण जोड़नी है। जैसे भारत में विश्व के किसी भी राष्ट्र की तुलना में सबसे ज्यादा भाषाएं आज भी जीवित हैं। ठीक है, तो कोई लाइन रह जाए उसको बाद में भी लिखा जा सकता है। व्याख्या तो कर रहे हैं, क्या बुराई है, साथ में भी लिख सकता था अगर मैं पहले इसको लिखता। लिखिए, यही कारण है कि भारत के आलोचक भी, आलोचक मैंने बताया था ना कौन होते हैं, क्रिटिसाइजेस। क्रिटिसाइजर्स, ठीक है। यही कारण है कि भारत के आलोचक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हमने हमने मतलब भारतवासियों ने अनेक कठिन परिस्थितियों, कोमा आक्रमणों, कोमा प्राकृतिक आपदाओं, ये सभी कठिनाइयां आती हैं आपकी संस्कृति को समाप्त करने के लिए। के बावजूद भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। ये भारतीयों के साहस एवं परिस्थितियों से जूझने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे इन गुणों के कारण विश्व के सभी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी क्या होता है जी बताओ। इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स। हमारे इन गुणों के कारण विश्व के सभी बुद्धिजीवी, वैभव जी प्रश्न पूछो। सर मुझे पराक्रम का मतलब पूछना था, रिलेटेड नहीं है पराक्रम सर। भी सर यही है आपका, क्या होता है पराक्रम। बहुत पराक्रमी राजा है जिसका नाम सर सभी मानते हो, लोहा मानते हो, वही लिखने ओके वाला हूँ। ओके। इन गुणों के कारण विश्व के सभी बुद्धिजीवी हमारी महानता का लोहा मानते हैं। मुहावरा भी लिख दिया मैंने। ये हुआ जी मेरा उत्तर। आज मैंने विशेषताएं नहीं लिखी, कल लिखूंगा। कुछ रह गया हो मुझे बताइए। मैंने कोशिश की एक बहुत अच्छा उत्तर लिखने की। जब आप इसको वन गो में पढ़ोगे ना तो आपको एक एक बात समझ आएगी। ठीक है, बोलिए प्रश्न।
सर परिस्थितियों ऊपर वाला आएगा, य के साथ आएगा, क के साथ आएगा। य इसका नियम सर कक्षा के अंत में पूछ के जाना, ठीक है। सर आपने ना थर्ड लाइन में, लास्ट थर्ड लाइन में के साथ लिखा है, इसलिए पूछा। माफ कीजिएगा जी, थर्ड में अरे ये गलती है सर। और बताइए जी। सर ये तो ऑलरेडी अराउंड 2 पेजेस हो गए हैं। इतना ही करना है मैम, हम पेजिस वाले उत्तर सर खाएंगे। हाँ जी बोलिए। सर रीति रिवाज में रीति रीति सही है, वो री वाली री रीति को आएगी एक कि बड़ी की मात्रा, एक छोटी की मात्रा दी। नहीं सर, ऋषि वाला री की बोल रही हूँ, वो री री नहीं से नहीं रीति नहीं 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 होगा। नहीं नहीं, ये सही है मैम, निश्चिंत रहो, बिल्कुल ठीक लिखा है ये। और पूछिए जल्दी जल्दी। सर वो ऋतु लिखते हैं मैम, वैसे रीति नहीं ऋतु लिखते हैं वैसे, मौसम। ठीक है। सर हाँ जी। सर हम अंत में कोई गीत की पंक्तियां लिख सकते हैं, जैसे भारत की उसकी हाँ हाँ श्रेष्ठता बहुत को। अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा, ओके सर। बहुत अच्छा लगेगा। मैं वही क्या विचार लिख सकते हूँ, मैं आज नहीं कर रहा, आज मैंने आपको केवल यही सिखाना था, तथ्य ये वो लिखना कैसे है, क्या लिखना है, कल से यही काम करेंगे हम। इसका उत्तर लिखना शुरू कर दो, इसका 1.5 पेज भरेगा, छोटा है ये प्रश्न। समय ले लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ समझाना नहीं है, कुछ बोलने, तो चुपचाप लिखोगे, 15-20 मिनट में अच्छा उत्तर लिखा जाएगा, क्योंकि 1.5 पेज भरेगा, इसका 2 नहीं भरेंगे। तो इसको आप 15-20 मिनट में बड़े आराम से निपटा दोगे, करके ही जाइएगा। चाहे क्लास छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परंतु इसको कीजिए खाना खाने से पहले। यही मेहनत आपको फल देगी। ठीक है, कीजिए जी, शुरू कीजिए, शाबाश। और यदि पिछले प्रश्न में कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी चुपचाप इसका उत्तर लिखो, आवाज कम कर लो। बोलो जी बोलो।